बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सनत और तिजारत। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों के क़याम और तरक्की को बहुत अहम मकाम हासिल है। इस सबक में हम आज़ादी के बाद के दौर की सनत और तिजारत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सेशन में हम भारत की जिन सनतों का मुताला करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। कपड़े की सनत, रेशम और धागे की सनत, दस्तकारी, मोटर साजी, सीमेंट, चमड़े की सनत, नमक की सनत, साइकिल, खादी और देही सनतें। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों के क़याम और तरक्की को बहुत अहम मकाम हासिल है। मुल्क के शहरियों के मयारे ज़िंदगी को बुलंद करने और फ़ीकस आमदनी में इजाफे के लिए सनतकारी की तरक्की बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मुल्क के बाशिंदों को रोज़गार मिलता है, उनका मयारे ज़िंदगी बुलंद होता है, मुल्क की फ़ीकस आमदनी बढ़ती है, मजमूई कौमी आमदनी में इजाफा होता है। हुकूमत की जानिब से सनतों को फ़रोग़ देने के लिए और मुल्क की काम करने वाली आबादी को रोज़गार फराहम करने के लिए सनती इलाक़ों की तश्कील की जाती है। मुल्क की माशी तरक्की में सनतों का बड़ा अहम मकाम होता है, इसलिए तमाम मुल्कों में सनतों की तरक्की के लिए शऊरी कोशिश की जाती है। भारत की आज़ादी के बाद सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए सन 1948 में सनतों को तवील मुद्दती कर्ज मुहैया कराने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। मुल्क की माशी तरक्की में सनतों की अहमियत के पेश नज़र तमाम मुल्कों में सनतों की तरक्की के लिए वहाँ की हुकूमतें शऊरी कोशिशें करती है। भारत में भी आज़ादी के बाद सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए 1948 में सनतों को तवील मुद्दती कर्ज मुहैया कराने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। इसी तरह 1954 में सनती शोबे की मज़ीद तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किया गया। बड़ी सनतों में कसीर सरमाए की ज़रूरत पेश आती है,
इसीलिए 1948 में सनतों को तवील मुद्दती कर्ज मुहैया कराने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया और सनती शोबे की मज़ीद तरक्की के लिए 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किया गया। रियासत महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत ने 1 अगस्त 1962 को महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम करके इसी के मौरफत हर ज़िले में सनती इलाके की तश्कील की है। इसकी वजह से पूरी रियासत में सनतों का फैलाव मुतवक्के है। सनती इलाकों की वजह से मकामी लोगों को रोज़गार हासिल होता है। ऐसे मकामात पर सनतों को मुख्तलिफ अक़साम की ज़रूरी सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अब हम भारत की कुछ अहम सनतों का मुताला करेंगे। सबसे पहले कपड़े की सनत। मुल्क की कुल सनती पैदावार में कपड़े की सनत का तनासुब 14% है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कपड़े की सनत यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे मुल्क में कितनी अहमियत रखती है। इस सनत में मशीनी करघों यानी पावरलूम और दस्ती करघों जिन्हें हम हैंडलूम कहते हैं, इन दोनों की सनत शामिल है। यह है पावरलूम। नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पावर यानी बिजली से चलते हैं। इनमें वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है और कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। आइए देखते हैं ये पावरलूम कैसे काम करते हैं। ये हैं दस्ती करघे यानी हैंडलूम। इनमें किसी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। पावरलूम के मुकाबले में पैदावार भी कम होती है। मखसूस किस्म की साड़ियाँ तैयार करने में कभी कभी कारीगर को 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। दस्ती सनत मेहनत तलब होती है। आइए देखते हैं ये दस्ती करघे किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हैं पेडल लूम। आप देख सकते हैं साइकिल की तरह इसमें पेडल्स लगे हुए हैं। तो ये हाथों से चलाने की बजाय पैरों का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं। जिस तरह साइकिल में पेडल मारे जाते हैं उसी तरह पेडल की मदद से ये मशीनें चलती हैं। और अगर आप बिजली का इस्तेमाल करना चाहें तो ये बिजली की मदद से भी काम करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं पेडल लूम्स किस तरह काम करती हैं। Here is a loom being operated by a woman
It is a pedal loom, but it can be converted into power loom also by electric motor of half HP. तो आपने देखा कपड़े की सनत में मशीनी करघों और दस्ती करघों की सनत शामिल है। दस्ती सनत मेहनत तलब होती है। टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 की रूह से टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसका काम अंदरूने मुल्क इस सनत को बाजार मुहैया कराना और बरामद किए जाने वाले कपड़ों का मयार तय करना है। इस तरह कपड़े की सनत के फरोग के लिए टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसका काम मुल्क के अंदर कपड़े की सनत को बाजार मुहैया कराना और बरामद किए जाने वाले कपड़ों का मयार तय करना है। क्या आपने मेगा क्लस्टर का नाम सुना है? मेगा क्लस्टर बचतगट और दीगर फलाही तंजीमों NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन से बुनकरों की मदद करने वाली स्कीम है। इसमें खाम माल, डिज़ाइनिंग मशीनें, तकनीक के फ़रोग़, बुनकरों की फलाह वगैरह के लिए मदद की जाती है। तो मेगा क्लस्टर बुनकरों की मदद करने वाली स्कीम है, जिसमें खाम माल, डिज़ाइनिंग की मशीनें, तकनीक के फ़रोग़ और बुनकरों की फलाह वगैरह के लिए मदद की जाती है। कपड़े की सनत के बाद अब हम बात करेंगे रेशम की सनत की। टेक्सटाइल वज़रात के ज़ेर इंसराम ही इस सनत का कामकाज चलता है, यानी रेशम की सनत का कामकाज टेक्सटाइल वज़रात के ज़ेर निगरानी होता है। रेशम के कपड़ों के लिए रेशम के कीड़े पालने की सनत के मुताल्लिक आपने सुना होगा। बेंगलुरु के सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहकीक की जाती है। ये शहतूत का दरख्त जिस पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं, उनसे इस तरह रेशम हासिल किया जाता है, जिससे रेशमी कपड़े बनते हैं। तो बेंगलुरु के सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहकीक की जाती है। रेशम की सनत खुसूसी तौर पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मगरिबी बंगाल, जम्मू और कश्मीर में कायम है। आपने सुना होगा कश्मीर में बनाई जाने वाली शॉल और कालीन सारी दुनिया में मशहूर हैं। रेशम की सनत को उन रियासतों में वुसअत दी जाती है जहां आदिवासी की अक्सरियत है। आदिवासी रेशम के कीड़ों से रेशम हासिल करते हैं और इस तरह यह उनके लिए रोजगार का एक अच्छा जरिया है। और अब हम बात करेंगे धागे की सनत की। यहाँ दरअसल जूट की सनत का, जूट इंडस्ट्री का जिक्र किया गया है। जूट से बनी हुई बहुत सारी अशिया आपने देखी होंगी, इस्तेमाल भी की होंगी। इनमें रस्सियाँ,
बोरियां, बैग, बस्ते, सजावटी अशिया, घरेलू इस्तेमाल की बहुत सारी अशिया, जूट यानी पटसन से बनाई जाती हैं। क्या आपने कभी पटसन का पौधा देखा है? ये पटसन की फसल आप देख सकते हैं। इनसे जूट फाइबर तैयार किए जाते हैं। धागे की पैदावार में भारत एक अहम मुल्क है। क्या आप जानते हैं इंडिया इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन जूट प्रोडक्शन। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। भारत से बड़े पैमाने पर धागा दरामद किया जाता है। जूट से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं। अभी हमने देखा रस्सी, कपड़ा, सजावटी अशिया, घरेलू इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें जो जूट से बनाई जाती हैं। और अब हम बात करेंगे दस्तकारी की। दस्तकारी जिसे अंग्रेजी में हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। दस्तकारी एक मशक्कत तलब शोबा है। मजीद रोजगार की सलाहियत, कम सरमाया, ज्यादा मुनाफा, दरामदात को दी जाने वाली तरजीह और मजीद ज़र मुबादला की वजह से दस्तकारों और नक्काशों को रोज़ी के ज़राए मयस्सर आए। कुछ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब मशीनों के इस्तेमाल से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं, भला हैंडीक्राफ्ट्स कौन खरीदता होगा? वॉट इज़ द स्कोप ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स? तो आपको बता दें, हैंडीक्राफ्ट्स यानी दस्तकारी बेशक एक मशक्कत तलब शोबा है। बड़ी मेहनत लगती है हाथों से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने में। कभी कभी तो कई कई दिन बल्कि महीनों लग जाते हैं, मगर इसमें रोजगार की सलाहियत मौजूद है। सरमाया भी कम लगता है और मुनाफा भी ज्यादा है। हैंडीक्राफ्ट्स के सामान की दुनिया के ममालिक में काफ़ी मांग है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो हाथों से बनी हुई अशिया ख़ास तौर पर पसंद करते हैं और इनके अच्छे दाम भी बाज़ार में मिल जाते हैं। लिहाजा दस्तकारी में रोज़गार देने की सलाहियत है। कम सरमाए से इसे शुरू किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा सरमाया लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी बड़ी जगह की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी जगह में कम सरमाए से आप अपना हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार शुरू कर सकते हैं और रोज़गार हासिल किया जा सकता है। तो रोज़गार देने की सलाहियत इसमें मौजूद है। कम सरमाया और मुनाफा ज़्यादा, दरामदात को दी जाने वाली तरजीह और मज़ीद ज़र मुबादला की वजह से दस्तकारों और नक्काशों को रोज़ी के ज़राए मयस्सर आए हैं। देही और शहरी इलाकों में कारीगरों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाट जैसा तशहीरी निज़ाम यानी मार्केटिंग नेटवर्क हर शहर में शुरू किया गया है। आप जानते हैं ये दौर मार्केटिंग का दौर है। अपने प्रोडक्ट की, अपने सामान की आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, जितनी उसकी तशहीर करेंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट ज़्यादा फ़रोख्त होगा, क्योंकि लोगों को आपके प्रोडक्ट के मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है और ये तशहीर के ज़रिए मुमकिन होता है। तो हम देखते हैं कि देही और शहरी इलाकों में कारीगरों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हाट जैसा तशहीरी निज़ाम
ہر شہر میں شروع کیا گیا ہے۔ بھارت کے مختلف شہروں میں اس طرح ہینڈی کرافٹس کے ایگزیبیشنز لگائے جاتے ہیں۔ ان ایگزیبیشنز کی مدد سے کاریگروں، دستکاروں اور نقاشوں کو اپنے مال کے فروخت کے لیے ایک اچھا بازار مل جاتا ہے، ان کے پروڈکٹ کی تشہیر ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا دیہی اور شہری علاقوں میں کاریگروں کو بازار مہیا کرانے کے لیے دلی ہاٹ جیسا تشہیری نظام ہر شہر میں شروع کیا گیا ہے۔ ان میں ممبئی شہر بھی شامل ہے۔ ممبئی میں لگائی ہوئی ایک ایگزیبیشن کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایگزیبیشن ہنر ہاٹ کے نام سے منعقد کی گئی تھی۔ اس میں بھارت کے مختلف دستکاروں اور کاریگروں نے اپنے سامان کی نمائش کی۔ یہ سامان ہمیں عام طور پر بازاروں میں دکھائی نہیں دیتا، تو جو لوگ ہینڈی کرافٹس کا شوق رکھتے ہیں وہ اسے زیادہ پیسے دے کر بھی، زیادہ قیمت دے کر بھی خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ایگزیبیشنز میں ایک ہی جگہ پر بہت ساری دستکاری کی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں، اور اس طرح کاریگروں کا بھی مال فروخت ہوتا ہے، انہیں بھی روزگار ملتا ہے۔ تو کم سرمایہ اور زیادہ منافع، یہ دستکاری کی خصوصیت ہے۔ یہ ہے اربن ہاٹ۔ نوی ممبئی میں رہنے والے اربن ہاٹ سے بخوبی واقف ہیں۔ جس طرح ممبئی شہر میں ہنر ہاٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح نوی ممبئی میں ہے اربن ہاٹ۔ اربن یعنی شہر، ہاٹ یعنی بازار۔ تو اس قسم کے بازاروں میں دستکاروں اور نقاشوں کی اشیاء کی نمائش کی جاتی ہے۔ دستکاری کے بعد اب ہم بات کریں گے موٹر سازی کی صنعت کی۔ انڈین آٹوموبائل انڈسٹری۔ موٹر سازی میں بھارت ایک اہم ملک ہے۔ یہاں تیار کی جانے والی گاڑیاں تقریباً 40 ممالک کو درآمد کی جاتی ہیں۔ یہ ہے موٹر سازی کا کارخانہ، جہاں بڑی بڑی مشینوں کی مدد سے بڑے پیمانے پر موٹر گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسے دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موٹر سازی کی صنعت ایک بڑی صنعت ہے، اس میں سرمایہ بھی زیادہ لگتا ہے۔ بھارت میں موٹر سازی کی صنعت کے اس شعبے کو سن رائز شعبہ یعنی سن رائز زون یا سن رائز سیکٹر کہا جاتا ہے۔ بھارت میں بننے والے ٹریکٹر کی صنعت دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے، اور دنیا کے 1/3 ٹریکٹر بھارت میں بنتے ہیں۔ بھارت میں تیار ہونے والے ٹریکٹرز کی دنیا کے کئی ممالک میں بڑی مانگ ہے۔ یہاں بننے والے ٹریکٹر ترکستان، ملیشیا اور افریقی ممالک کو درآمد کیے جاتے ہیں۔ موٹر سازی کی صنعت ہی کی طرح سیمنٹ کی صنعت بھی ایک بڑے پیمانے کی صنعت ہے۔ عمارات کی تعمیر میں سیمنٹ کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ عمارات کی تعمیر اور بنیادی تعمیراتی کام میں سیمنٹ کی صنعت ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، پل اور بند بنانا ہو، سیمنٹ ضروری ہے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں
جب کنسٹرکشن کا کام زوروں پر ہے، مختلف علاقوں میں عمارتوں کی تعمیر کا کام زور و شور سے چل رہا ہو، تو سیمنٹ کی صنعت ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ سیمنٹ کی صنعت ٹیکنالوجی کی ترقی یافتہ صنعتوں میں سے ایک ہے۔ فی الوقت بھارت سیمنٹ سازی میں دنیا کا اہم ملک مانا جاتا ہے۔ چمڑے کی صنعت یعنی لیدر انڈسٹری۔ Leather industry is a big industry in India. It is primarily export oriented. چمڑے کی صنعت ملک کی ایک بہت بڑی صنعت ہے۔ اسے درآمدی صنعت بھی کہا جاتا ہے۔ چمڑے سے تیار کی گئی مختلف اشیاء کی ملک اور بیرون ملک بہت مانگ ہے۔ نمک کی صنعت۔ فی الوقت نمک سازی میں بھارت دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ بھارت میں نمک کی سالانہ پیداوار 200 لاکھ ٹن ہوتی ہے اور آیوڈین والے نمک کا تناسب 60 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ نمک سازی میں بھارت دنیا کا ایک اہم ملک ہے کیونکہ بھارت میں نمک کی سالانہ پیداوار 200 لاکھ ٹن ہوتی ہے اور آیوڈین والے نمک کا تناسب 60 لاکھ ٹن سالانہ ہے۔ سائیکل کی صنعت۔ سائیکل سازی میں بھارت دنیا میں سب سے آگے ہے۔ پنجاب اور تمل ناڈو میں سائیکل سازی کے کارخانے ہیں۔ لدھیانہ سائیکل سازی میں ملک کا اہم مرکز ہے۔ نائجیریا، میکسیکو، کینیا، یوگانڈا، برازیل جیسے ممالک کو بھارت سے سائیکلیں درآمد کی جاتی ہیں۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم کھادی اور دیہی صنعت، زراعت کی صنعت، سیاحتی صنعت اور تجارتی درآمد اور برآمد کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 46 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، آئیے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا بیان ہے، سن 1948 میں ڈیش کے مقصد سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ تو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کہ 1948 میں انڈین انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کب قائم کی گئی؟ 1954 میں۔ تو آپ وہاں سوال میں اصلاح کر لیجئے۔ اب بیان کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ 1954 میں ڈیش کے مقصد سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ الف، صنعتی شعبوں میں مزید ترقی۔ ب، صنعتی منصوبوں کو طویل مدتی قرض کی فراہمی۔ جیم، روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔ اور دال، پکے مال کا معیار طے کرنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 1954 میں صنعتی شعبے کی مزید ترقی کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔
تو ہم صحیح متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیں گے۔ 1954 میں صنعتی شعبوں میں مزید ترقی کے مقصد سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ دوسرا بیان ہے، بھارت میں ڈیش کی صنعت کو سن رائز شعبہ کہا جاتا ہے۔ تو کس صنعت کو سن رائز شعبہ کہا جاتا ہے؟ یاد کیجئے، پٹسن، موٹر سازی، سیمنٹ یا کھادی اور دیہی صنعت۔ ہم پڑھ چکے ہیں بھارت میں موٹر سازی کی صنعت کو سن رائز شعبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیشن کا اہم کام ڈیش ہے۔ آپشنز ہیں، کپڑے کی پیداوار کرنا، کپڑے کا معیار طے کرنا، کپڑا برآمد کرنا یا لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیشن جو ہے اس کا کام اندرون ملک کپڑے کی صنعت کو بازار مہیا کرانا اور برآمد کیے جانے والے کپڑوں کا معیار طے کرنا ہے۔ تو صحیح متبادل کے ساتھ ہم جملہ دوبارہ لکھیں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیشن کا اہم کام کپڑے کا معیار طے کرنا ہے۔ چوتھا بیان ہے، سائیکل سازی میں ڈیش بھارت کا اہم شہر ہے۔ آپشنز ہیں، ممبئی، لدھیانہ، کوچین، کولکتہ۔ ہم جانتے ہیں سائیکل سازی میں لدھیانہ بھارت کا اہم شہر ہے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔